हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपी के एजुकेशन कोर पर। अभी हाल ही में चर्चा में बना है कि किसान बिल के बारे में बातें चल रही हैं कि किसान बिल अब वापस ले लिया गया है। आज से लगभग अगर हम 1 साल पहले की बात करें तो 1 साल पहले किसान आंदोलन शुरू हुआ था। और किसान आंदोलन किन किन मुद्दों को लेकर शुरू हुआ था, उसमें 3 मुद्दे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उन तीनों मुद्दों को लेकर मैंने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है आपसे। मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगी, आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा। तो जो 3 मुद्दे थे, उन 3 मुद्दों को लेकर किसानों में असंतोष था। मतलब उनको वो जो बिल आए थे वो समझ नहीं आए थे और उनको लगता था कि उससे उनका लॉस है। हालांकि हर चीज़ के 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष हमेशा अच्छा होता है और एक पक्ष जो वो फील कर पा रहे होंगे वो उनके लिए ठीक नहीं था। तो इसके प्लस और माइनस दोनों ही इसके पक्ष थे जिनको लेकर आंदोलन छिड़ा हुआ था। अब आंदोलन की बात अगर आती, आंदोलन पूरी ये साल चला लगभग। कहीं कहीं कितनी जगह पर जो अगर देखा जाए तो ये सिंधु बॉर्डर और जितनी भी जगह पर ये आंदोलन था वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखा जाए लगभग 500 से 600 किसान 500 से 600 किसानों की जानें भी जा चुकी हैं। तो सोचो, ये आंदोलन एक व्यापक और एक बड़ा आंदोलन हो गया था और इसको संभालना या इसको स्थिर करना बहुत ज़्यादा सरकार के लिए भी मुश्किल हो रहा था। पहली बात। दूसरी बात एक कि जो उनकी मांगें थी शायद वो मांगें जायज़ थी, इसीलिए आज ये जो रिपील करने की बात उठी है कि रिपील ऑफ फार्म बिल, ये वापसी लिया जा रहा है, इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है। देखिए, हर आंदोलन के 2 पहलू होते हैं। आंदोलन का पहला होता है अगर आंदोलन अहिंसक है। अब बात करी जाए ये आंदोलन हिंसक था या फिर अहिंसक था। तो पहली बात, ये आंदोलन देखा जाए तो ये अहिंसक ही था। यहाँ पर कुछ एक घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये आंदोलन अगर देखा जाए पूरे तरीके से तो अहिंसक आंदोलन था। अगर ये लेकिन जैसे 26 जनवरी की बात करी जाए या उससे पहले की कई जगहों पर जिस तरीके से जाने गई हैं किसानों की, कई जगह पर कहीं ट्रक जुलूस निकाला, तो इस तरीके से जो घटनाएं कुछ देखी गई वो हिंसक भी रही। लेकिन ज़्यादातर पक्ष इसका क्या रहा? अहिंसक आंदोलन रहा। जो राकेश टिकैत थे इसके मुख्य मुखिया के रूप में, उसके रूप में ये सामने उभरे और इन्होंने अपनी बातों को रखा। तो ये जो चीज़ें, अब ये आंदोलन चला, लगातार चलता रहा, ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ पूरी 1 साल में कि आंदोलन कहीं पर भी ख़त्म होने की सिचुएशन में है। अब बात आती है कि भाई जो आंदोलन चला, अब ये रिपील की बात करी गई है, तो रिपील में क्या प्रोसेस होता है? आर्टिकल 79 के बारे में अगर आप जानते हैं, आर्टिकल से वैसे मैंने सारा आपको भारत का संविधान जब पढ़ाया है तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ डिटेल में आपके साथ डिस्कस करी है, लेकिन यहाँ पर मैं बता देती हूँ। आर्टिकल 79 क्या करता है? संसद का निर्माण करता है। और संसद के कौन कौन से पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। तो जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति और प्लस लोकसभा और प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ये जो है ये इनसे मिलकर हमारी क्या बनती है? संसद बनती है। संसद का गठन किन किन से होता है? ये होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से, आर्टिकल 79 के तहत। यहाँ पर इतनी बात बनती है। अब दूसरी बात ये आती है कि बिल लाने के लिए 3 सत्र होते हैं। लाने के लिए अगर देखा जाए तो 3 सत्र है। जो पहला सत्र होता है, पहला सत्र क्या होता है? पहला सत्र होता है बजट सत्र, ठीक है ना? ये होता है बजट सत्र, लगभग ये फरवरी से मई तक के बीच में सबसे बड़ा इसी को माना जाता है। दूसरा होता है हमारा मानसून सत्र और तीसरा होता है, ये होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, ठीक है ना? शीतकालीन सत्र। इन सत्र के अलावा भी जब संविधान बना, ये सबसे छोटा होता है, तो संविधान जब बना तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि ठीक है, जब ये सत्र चल रहे होंगे तभी कोई कानून बन जाएगा या बिल लाया जाएगा, वो पास हो जाएगा, वो कानून बन जाएगा। कानून कोई चीज़ कैसे बनती है? लोकसभा में बिल विधेयक रखा गया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में पहुंचा, राज्यसभा से दोनों जगह से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने उसे ओके कर दिया और वो कानून बन जाता है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ? लेकिन इसके बाद भी जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने ये सोचा कि अगर कोई प्रॉब्लम बीच में आ गई, जैसे कि अगर देखा जाए, हमने बात करी कि फरवरी से लेकर मई तक होता है जो हमारा बजट सत्र होता है, लेकिन इसके बीच में अगर कोई बात आ जाती है तो कैसे होगा? या फिर जुलाई और अगस्त के पहले कोई चीज़ आ गई सितंबर अक्टूबर में, तो क्या होगा? तो बीच के जो टाइम है उन पर क्या, उन समय पर कोई अगर देश में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है और तुरंत बिल की आवश्यकता है या तुरंत कोई ऐसा
कानून बनाना है तो कैसे बनाएंगे। उसके लिए हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने एक बनाया कि भाई 123 आर्टिकल होता है, 123 ये राष्ट्रपति के पास अध्यादेश वाला होता है। और इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति कोई भी कानून को पास कर सकता है, लेकिन जैसे ही जब ये सत्र खुलेंगे उन सत्र में उस विधेयक को वापस से रखा जाएगा और फिर इसे पास करा लिया जाएगा। इस तरीके से होता है। तो भाई जब ये अब किसान बिल जो था, अगर बात करी जाए किसान बिल, हमेशा किसान बिल कोई ऐसा बिल नहीं था जिसके पीछे देश में कोई आपातकालीन घटना घट रही हो या कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई हो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी ये सारे मुद्दे पॉलिटिकल हैं, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी किसान बिल लाया गया बीच में ही। कब लाया गया? ये लाया गया 5 जून को। 5 जून 2020 को किसान बिल लाया गया अध्यादेश के तहत, जबकि ये नहीं लाना जाए, इसके अंदर नहीं आता था ये। फिर 25 सितंबर 2020 को इसे संसद में रखा गया, ठीक है ना। जब सत्र चला 25 सितंबर को ये इसमें रखा गया और इसमें संसद में रखा गया। फिर क्या हुआ, इसके बाद हस्ताक्षर इस पर कब हो गए? 27 सितंबर को इसमें हस्ताक्षर हो गए और ये कानून बन गया, ठीक है ना। यहाँ से क्या बात हुई, ये पूरा कानून बन गया। अब भाई बात ये आती कि कानून बन गया, किसान इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। किसान क्यों नहीं खुश थे? वो तीनों बिल मैंने आपको बताए हैं, अभी वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगी, बट फिलहाल आप देख लेते हैं। तो वो 3 जो बिल बने उनके लिए किसान खुश नहीं थे। मामला चला गया कहाँ? विरोध में। विरोध हुआ तो कहाँ पहुँचा? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 12 जनवरी को यहाँ पर स्टे लगा दिया गया। क्या हुआ? 12 जनवरी को इसमें स्टे लगा दिया और कहा गया कि अभी आप इस बिल को नहीं लागू करेंगे, ठीक है। पहले कुछ कमेटी बनेंगी, देन दोनों तरफ से देखा जाएगा क्या ठीक है और क्या नहीं, उस हिसाब से इसको लागू किया जाएगा। आंदोलन क्या रहा? आंदोलन जारी रहा। अभी इस दौरान भी आंदोलन चलता रहा। आंदोलन तो अभी भी तक चलता रहा, अभी भी चल रहा है। किसान बिल वापसी के बाद भी आंदोलन चलने की कंडीशन अभी है। उसके पीछे रीज़न क्या है? मेन मुद्दा था एमएसपी। एमएसपी के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप वहाँ से एमएसपी भी देख सकते हैं और किसान बिल में क्या क्या कंडीशन थी वो भी आप देख सकते हैं। तो आंदोलन लगातार चलता रहा। अब आंदोलन चलने के साथ साथ क्या हुआ, अब यहाँ पर आके बात हुई है कि 22 अक्टूबर 2021 को इसे वापसी लेने की बात करी गई है। अब आप एक चीज़ समझिए यहाँ पर कि वापसी लेने के लिए भी सेम वही प्रोसीजर है जो बिल पास कराने के लिए होता है। बिल क्या होगा, अब फिर वापस से वही लोकसभा जाएगा, राज्यसभा जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास, दोनों जगह से पास होने के पास राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देगा और काम बन जाएगा। तो ये आपको प्रक्रिया समझ में आ गई कि बिल कैसे लाया जाता है और बिल कैसे वापस लिया जाता है। वही नाम रहेगा जो पहले था, बस रिपील ऑफ फॉर्म जो बिल था उसका नाम हो जाएगा रिपील ऑफ। अब ये वापसी का कानून, ये बात आ गई। देखिए अब अगर देखा जाए यहाँ पर मुद्दे क्या थे, अगर बहुत बड़ी बात करी जाए, बहुत मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगी कि सबसे बड़ी कई बात कही गई थी किसान के लिए कि किसान अब यहाँ पर भंडारण कर सकता है, अपने पास कितना भी वो भंडारण कर सकता है। ये किसके लिए बात कही गई? किसान के लिए। जरा आप अपने अगर आसपास के गांव में अगर कभी आपने विजिट किया है या आप किसी किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको पता होगा कि गाँव के किसान जो होते हैं उनके पास खुद के रहने के लिए जगह नहीं होती है, उनकी छतें टपक रही होती हैं, उनका घर इस तरीके से नहीं होता है कि वो भंडारण तो छोड़ दीजिए 2 बोरे गेहूँ भी अपने घर में आसानी से रख सकें। तो भंडारण की बात उनके पास कहाँ से आएगी? वो कहाँ भंडारण करेंगे अपने लिए? इसमें ऑब्वियस सी बात है इनको कोई जगह लेनी पड़ेगी। गांव के जो प्रधान होंगे या जो बड़े लोग होंगे, इसमें बड़े उद्योग, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में क्या होगा, बड़े लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। तो पहली बात उनके लिए ये चीज़ ठीक नहीं थी उनके हिसाब से। दूसरी बात आई कि दूसरी बात ये कही गई कि इसे कहीं भी बेच सकता है। कहीं भी बेचने में कहीं मतलब इसको समझिए, कहीं भी बेच सकता है का मतलब क्या हुआ कि भैया ये किसान अगर यूपी का है तो ये जाके अपनी फसल बिहार में भी बेच सकता है, ये अपनी फसल मध्य प्रदेश में भी बेच सकता है, ये महाराष्ट्र में भी बेच सकता है, ये राजस्थान में भी बेच सकता है, ये कहीं भी भारत के किसी भी कोने में अपनी फसल बेच सकता है। अब एक बात बताइए, किसान जो मध्यम वर्गीय किसान है वो ज़्यादातर मात्रा में है। पंजाब और हरियाणा की बात आप थोड़े दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए, बाकी अगर मैं और किसानों की बात करूं तो अगर ये फसल अपनी, इसके पास 100-200 बोरे गेहूं हुआ और इसने सोचा कि भाई मैं कहीं बेच के आता हूं, बेच के कहीं पर आएगा, अब अपने यहाँ इसे मिल रहा है, सेम जगह पे मिल रहा है ऐसे अगर 800 रुपये कुंटल, ये बाहर जाएगा, बाहर इसे कुछ मान लीजिए मैंने 1200 रुपये कुंटल भी मिल रहा है,
पर इसका आने जाने का और ढोने का जो सामान होगा, जो इसका किराया भाड़ा होगा, वो कौन पे करेगा? पहली बात। दूसरा, इतना इसके लिए परेशानी होगी कि पहले ये ज़रूरी नहीं इसके पास ट्रैक्टर हो, ज़रूरी नहीं इसके पास ट्रक हो, ज़रूरी नहीं इसके पास कोई ट्रांसपोर्ट का ऐसा सामान हो। तो पहली मुसीबत तो इनके पास ये है कि इस चीज़ की व्यवस्था करें कि इनके पास वहाँ तक पहुंचाने के लिए कौन सा सामान होगा, मतलब कौन सा माध्यम होगा। तो इनके पास एक सबसे बड़ी कमी आती है माध्यम की। फिर कमी आती है इनके पास जो माध्यम चाहिए उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए इन्हें पैसा चाहिए, वो भी इनके पास नहीं होता है। तीसरी बात आती है कि रास्ते का जो समय होगा, अगर उस समय पर कहीं बारिश हो जाती है, कभी कुछ और चीज़ हो जाती है, तो इनके लिए बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। या कोई 3-4 दिन का समय जो इनका लगेगा वहाँ पहुँचेंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें इनके लिए। अब फिर भी बात आती है कि इतना अगर ये मुनाफा इन्हें सारे पे कमा के अगर इन्हें 10,000 रुपये मुनाफा हो भी जाता है, 10,000 15,000 मुनाफा हो भी जाता है, तो भी आपको पता है ना ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कितनी ज़्यादा होगी। अगर ये एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो इनके पास जाहिर सी बात है कि इनको पैसा और भी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो किसानों ने कहा कि भाई ये बात हमारे लिए लागू नहीं होती, हम कहाँ से ले जा पाएंगे, हमें हमारे जगह पर ही वो दाम दिलाओ ना जो हमें चाहिए है। तो दूसरा भी पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब तीसरी बात आती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम किसान कर सकते हैं। जो आदमी कहीं पर जाकर अपने लिए इतनी सारे सुविधाएं सरकार देती है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है ना, लैक ऑफ एजुकेशन। जब एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है, और स्पेशली अगर किसान की बात करें तो किसान जो है, जो ज़्यादातर किसान मात्रा में, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अपने लिए बैंक का खाता नहीं ढंग से खुलवा सकते हैं, जो अपने बीज के बारे में, अपनी फसल के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं ले सकते। वो क्या करेंगे जाके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, वो कैसे करेंगे? तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें जाहिर सी बात है कि इन्हीं बड़े उद्योगपतियों से बात करनी पड़ेगी, और ये उन्हीं से कनेक्ट हो पाएंगे, तभी जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब उद्योगपति क्या करते हैं, हर तीनों बिलों में आपने एक चीज़ देखी, इनके जो लॉन्ग टर्म फायदे, अभी शॉर्ट टर्म हो सकता है आपको फायदे देखें, लॉन्ग टर्म में भी कुछ फायदे देखें, लेकिन हर चीज़ के पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। वो सारे मैंने पहले डिस्कस करे हैं, तो मैं बार बार यहाँ पर नहीं करूँगी। अभी मैं सिर्फ आपको किसान का पॉइंट ऑफ व्यू बता रही कि वो विरोध क्यों कर रहे थे और क्यों ये कानून फिर वापस लिया गया। तो आपने तीनों कानूनों में एक चीज़ देखी ना, तीनों कानूनों में एक चीज़ है कि किसी न किसी को माध्यम बनना पड़ेगा। अब वो जो बिचौलिए होंगे, जो माध्यम बनेंगे, वो माध्यम लोग कौन, जो मध्यस्थ लोग होंगे वो कौन हो सकते हैं? वो सभी के सभी बड़े लोग ही होंगे। जो भाई उद्योगपति होगा वो किसान को समझाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या है, वो उस तरीके से बात करेंगे। भंडारण की क्षमता उनके पास अपने घर के लिए नहीं, तो वो भंडारण क्या करेंगे? कहीं भी बेच सकने के लिए उनके पास ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं नहीं होंगी, तो उसके लिए भी वो क्या करें? तो तीनों बिलों से किसान बिल्कुल नाखुश थे और वो चाहते थे कि ये बिल बिल्कुल भी ना आए। ये उनका सबसे मेन काम था। अभी भी, लेकिन अब क्या हुआ, ये वापसी कानून की बात आ गई, लेकिन फिर भी अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है और जो मेन मुद्दा है वो है एमएसपी, मिनिमम सेलिंग प्राइस। भाई मैंने फसल लगाई अपने यहाँ और मैंने जो कुछ भी पैदा किया, कम से कम मुझे उसका मिनिमम प्राइस तो मिलना चाहिए। जो मिनिमम प्राइस है, अगर वो मिनिमम प्राइस, मेरी लागत अगर देखा जाए सब कुछ मिला के पड़ी है 1200, किसी भी चीज़ की मैं बता रही, आप मान लो ये चीज़ कोई आपने लगाई, उसकी सारी कुछ लागत आपको 1200 पड़ी, तो कम से कम आपको मिनिमम प्राइस तो मिलना चाहिए। क्योंकि जितनी आपने देखी किसानों की मौतें होती हैं, कुछ होता है, वो क्या होता है कि अच्छे बीज के चक्कर में पैसा डाल देते हैं, फिर बीज अच्छा ले लेते हैं, सब कुछ होता है। पर भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, ये पहली लाइन हम अगर देखें तो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वो क्या होता है, वो उनको फसल उस हिसाब से नहीं दे पाती है, और जब वो हिसाब से फसल नहीं होगी तो वो क्या होता, उस चक्र में, जो लोन का चक्र होता है, उसमें वो फंसते चले जाते हैं और उस चक्र से वो उबर नहीं पाते। इसीलिए वो कहते हैं कि भाई मुझे मिनिमम प्राइस तो दे दो। अब बात यहाँ पर ये भी आती है कि मिनिमम प्राइस तो दे दे, अब सरकार भी क्या करे, सरकार की भी अपनी मजबूरियाँ हैं। सरकार के पास ऑलरेडी इतने बर्डन से, ऑलरेडी इतनी चीज़ें हैं कि वो सोचती है कि भाई मैं ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे इतने आसानी से। तो उनके लिए अभी भी ये मुद्दा बना हुआ है कि उनको सही मूल्य, किसान यही चाहते हैं कि हमें सही मूल्य मिले हमारी फसल का। तो सही मूल्य के लिए अभी भी क्या चल रहा है, अभी भी आंदोलन जारी है, और आंदोलन का अब सबसे बड़ा मुद्दा यही है। आपने एक चीज़ देखी होगी, जितने भी आंदोलन हुए, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई से लेकर हुए, अगर आंदोलन अहिंसक होते हैं तो वो ज़्यादा लंबे समय तक चल सकते हैं, और अगर आंदोलन हिंसक हो जाए, हो सकता है आपको स्टार्टिंग में लगे कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत बूम पर है, लेकिन एक बात होती है ना कि हर जितनी
एनर्जी से आप 2 4 10 दिन काम कर सकते हैं, उतनी एनर्जी से आप पूरी लाइफ काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी स्टेबिलिटी है, आपकी चीज़ें हैं, धीमे धीमे आप कर रहे हैं, तो वो आंदोलन इसी तरीके का था, ये वाला आंदोलन देखा जाए तो। इस आंदोलन के थ्रू इनको क्या मिला कि इनको तीनों बिल एटलीस्ट वापस किए गए, जो कि लोगों को लगने लगा था कि शायद ये वापस नहीं होंगे, किसी भी कीमत पर सरकार नहीं झुकेगी। अब इसके पीछे क्या पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, क्या चीज़ें हैं, चुनावी मुद्दे हैं, ये सारी चीज़ें, या क्यों वापस लिया गया, इन सब में डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। इन सब में आप खुद समझदार हैं, खुद स्टडी करिए, खुद इन चीज़ों को समझिए और समझने की कोशिश करिए कि क्यों बिल ये वापस लिए गए। इस समय पर पूरा 1 साल लगभग 500-600 से किसान ज़्यादा मर चुके हैं और बहुत ज़्यादा सिचुएशन कई बार बीच में ख़राब भी हुएगा। 26 जनवरी के लगभग की बात करी जाए तो ये जो सिचुएशन रही, इन सब के बाद अब कम से कम किसानों के लिए बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है कि भाई एटलीस्ट उनके लिए वो बिल वापस लिए गए। लेकिन अभी भी मुद्दा बना हुआ है एमएसपी का, और एमएसपी का मुद्दा जब तक सॉर्ट आउट नहीं हो जाएगा, मुझे नहीं लगता ये अभी किसान पीछे हटने वाले हैं। तो थोड़ा छोटा सा वीडियो था, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में आपके साथ डिस्कस नहीं की हैं। जितना ओवरव्यू था आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसान क्यों नाराज़ थे, क्यों आंदोलन चल रहा था और अभी भी किस बात पर ये अड़े हुए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो ही मैं बनाऊंगी, तो मैं आपको इसके लिए PDF प्रोवाइड करा दूंगी। आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।